हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पॉलिटी में हम वापस आ जाते हैं और लास्ट वीडियो जो हमारी पॉलिटी की हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने कवर की थी, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम जितनी भी स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन्हें कवर करेंगे। तो इसमें हम ह्यूमन राइट्स कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इसी तरह की बहुत सारे कमीशंस के बारे में बात करेंगे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनके बारे में। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं, वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी, बट फिर भी कुछ रह जाती हैं तो उसको हम पार्ट सेकंड इसका एक कवर कर लेंगे उसमें, वरना बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, और लंबी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे ज़्यादा उनका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बॉडी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में ये मेंशन करना मैं भूल गई थी और मोस्ट प्रोबेबली शायद मैंने ये बता दिया होगा ऐसे ही, पर नहीं भी बताया। तो एक बार ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या फिर संवैधानिक आयोग या संवैधानिक निकाय भी इन्हें बोलते हैं हिंदी में, ये कौन से होते हैं? ये ऐसे निकाय हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जो मेंशन होती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिराइव्ड देयर पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इनके पास जो भी शक्ति होती है ये संविधान से ये शक्ति ग्रहण करती हैं। इन्हें कोई अलग से संस्था कोई शक्ति नहीं देती है, किसी एक्ट के द्वारा नहीं, बल्कि खुद संविधान देता है, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये मोर पावरफुल होती हैं। उसके बाद अगर बात करें स्टैट्यूटरी बॉडीज़, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और इन्हें संविधान के अंतर्गत कहीं भी खोजा नहीं जा सकता, कहीं भी दे डू नॉट फाइंड एनी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सेकंड कंपैरिजन में आते हैं। तो एनी चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ दीज बॉडीज़ वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने सुना होगा, याद भी करते होंगे, 105th अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट। तो इस तरह के अमेंडमेंट कौन सी बॉडीज़ में होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। ठीक है, कुछ भी अगर इनमें चेंज करना है तो उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग में किन्हें कह रही हूँ? स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ये क्रिएट की जाती हैं बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी। इस तरह की सभी संस्थाएं जिनके आर्टिकल्स होते हैं, जो आप याद करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, ये सभी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी हैं? सेबी है, जैसे एनएचआरसी है, यूआईडीएआई है, इस तरह की सभी संस्थाएं, यहाँ तक आरबीआई भी, ये इसमें शामिल होती हैं। तो ये हो गया एक कंपैरिजन बिटवीन बोथ। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो एनएचआरसी में 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब आते हैं डिटेल पर जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। तो ये फॉर्म कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कब फॉर्म हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। उसके बाद ये जो बॉडी है इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था? बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये एक्ट था जिसके तहत इसे वैधानिक शक्तियाँ, वैधानिक स्टेटस दिया गया था। ठीक है, एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ऑब्जेक्टिव क्या है कमीशन का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट कमीशन है, तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एनएचआरसी कैसा है? इस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और इसके अलावा 5 होल टाइम मेंबर्स और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। और ये जो एक्ट है इसी में बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशंस होंगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। नेक्स्ट बात करें तो चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी रिकमेंड करती है कि किसे चेयरमैन बनाना है और किसे मेंबर्स बनाना है, और फिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया याद रखिएगा। उसके बाद बात करें हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है एनएचआरसी की हेड क्वार्टर।
NHRC के जितने भी मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड मेंबर्स। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, दोबारा यहाँ मेंशन हो गया है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर और 7 डीम्ड मेंबर्स। फर्स्ट चेयरपर्सन NHRC के कौन थे ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और अभी कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। दोनों ही मिश्रा हैं, थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, संथानम कमेटी। अब आ जाते हैं इसकी डिटेल पर। वैसे वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था इसका। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 1964 में, ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। रिकमेंडेशन किसने की थी? के संथानम, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। तो इन्होंने ही एडवाइस किया था, इन्हीं की सिफारिश पर इस कमीशन का गठन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा आपने देखा कि इस रिकमेंडेशन किस बारे में थी? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है? करप्शन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये जो कमीशन का गठन किया गया, एक बिल लेकर आया गया था और ये जो CVC बिल है ये पास हुआ था बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन 2003, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने अपने एसेंट कब दी थी इसे? 11 सितंबर 2003 को। आपको ये पता होगा, पॉलिटी की बेसिक चीज़ है कि कोई भी बिल अगर संसद में आया है, प्रस्तावित किया गया है, तो फिर दोनों जो हमारे चैम्बर्स हैं, दोनों सदन हैं, उनसे पास होने के बाद वो लागू तभी होगा, वो कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट दे देंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की एसेंट इसे मिली थी 11 सितंबर 2003 को। अब इस कमीशन में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं इसके अलावा इसमें 2 विजिलेंस कमिश्नर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, और ये मेंबर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर 1 + 2 3 मेंबर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? कौन है ये दोनों? प्लानिंग कमीशन और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इन दोनों के ही चेयरमैन ये कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और जैसा आपको पता होगा, प्लानिंग कमीशन अब अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हो गई है ना। लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम है, अर्थव्यवस्था, जो प्लानिंग बेस्ड अर्थव्यवस्था हमारी है, उसका रूट रखने में इसने बहुत काम किया था। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों के ही हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1961 में, ईयर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं। तो इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले NIC का देखें, नेशनल इंटीग्रेशन कमीशन। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कब स्टेब्लिश हुई थी? हमने ईयर देखा 1961 में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इसकी स्थापना हुई थी। और किस लिए हुई थी? टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म इन इंडिया। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, तो इंटीग्रेशन के राह में, देश की इंटीग्रेशन के राह में जो भी बाधाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और वो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इस काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? ये हमने क्वेश्चन में ही देखा था, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग कमीशन। इसकी बात करें तो आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर इसको देखते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इट वॉज, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये था, अब नहीं है। ये क्या करता था? इसका मेन काम था 5 ईयर प्लान्स जो हमारे थे उन्हें फॉर्मुलेट करना। स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, और इसको डिसॉल्व किया गया था 17 अगस्त 2014 को, और रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे इसके। और कौन सी ऐसी बोर्ड थी, या फिर कह सकते हैं कौन सा एक आयोग गठित किया गया था जिसके रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी? तो ये रिकमेंडेशन दी गई थी
एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी, ठीक है, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये बता दिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, ये आपको पता ही है, रशियन मॉडल पर बेस्ड था। हमने जो भी प्लानिंग का ये जो कॉन्सेप्ट अपनाया है, 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट अपनाया था, ये रशियन मॉडल पर बेस्ड था, है ना। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? जोसेफ स्टालिन ने, ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर देखिए फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, क्योंकि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे ऑफकोर्स, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किसके निर्माण का प्रावधान नहीं करता है? जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 था, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी, इन चारों में से किसके क्रिएशन की बात नहीं करता है ये एक्ट? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात नहीं करता है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, इन सभी की स्थापना के बारे में इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं डिटेल्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये हमने देखा 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एक स्टैट्यूट है, और कब ये अगर बोले फोर्स में कब आया था, लागू कब हुआ था? 28 सितंबर 1993 को हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वायलेशंस। ये सब तो हमने देख ही लिया है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना का प्रावधान ये एक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। और ह्यूमन राइट्स कोर्ट की बात करें तो इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल्स ऑफ ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उसके वायलेंस से रिलेटेड जो भी केसेस आ रहे हैं, जो भी ऑफेंसेस आ रहे हैं, उनका स्पीडी ट्रायल करना ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स का ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेन पर्पस है। और ये जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स हैं, इनका गठन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन specify for each district a court of session to be a human rights courts to try the said offenses। ठीक है, तो मेनली ये आपको याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स का गठन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसके कंकरेंस पर? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंकरेंस पर। और ये कोशिश की जाती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोर्ट उपस्थित हो। अब क्योंकि हमने 3 संस्थाओं की बात की थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के बारे में हमने थोड़ी बात कर ली है। अब आ जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द NHRC। तो कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हों। जो इसके अलावा 2 अदर मेंबर्स इसमें होते हैं, उन्हें ह्यूमन राइट्स के संबंध में नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मेन मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी NHRC में शामिल होते हैं। वो कौन है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर STs, नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। इन सभी कमीशंस के चेयरपर्सन भी NHRC का भाग होते हैं, ठीक है। अभी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो कौन? तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ ए हाई कोर्ट। जैसे नेशनल में है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के CJI हो सकते हैं या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हाई कोर्ट की बात है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है चेयरपर्सन और मेंबर्स को स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के? तो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। लेकिन अगर इन्हें हटाना हो इनके पद से तो वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और अगर इन्हें रिमूव करना हो तो वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। कितने समय तक ये ऑफिस में बने रहते हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? ये 5 साल या फिर टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 का जो आया था ये इम्पॉर्टेंट है।
तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो बिल है प्रपोज करता है टू रिड्यूस द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द स्टेट कमीशन फॉर 5 to 3 ईयर्स, फ्रॉम 5 to 3 ईयर्स। जो पीछे हमने देखा ना 7 ईयर्स ये स्टार्टिंग में रहा करता था, पर बाद में जो है, अच्छा हम सॉरी 5 ईयर्स ही था, तो 5 ईयर्स जो था उस ईयर को कम कर दिया है, 3 ईयर्स कर दिया है इस बिल ने। और इसके अलावा अगर बात करें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है मेंबर्स और चेयरपर्सन को, किसके रिकमेंडेशन पर, तो एक कमेटी होती है जिसके रिकमेंडेशन पर इन्हें अपॉइंट किया जाता है, जिसमें सीएम होते हैं, इस कमेटी के चेयरपर्सन होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सभी मेंबर्स होते हैं और ये सभी मिलकर रिकमेंड करते हैं कि किस व्यक्ति को चेयरपर्सन और मेंबर बनाया जाए। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होंगे? एक पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 का। तो इसमें लोकपाल में अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पर जो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 इसकी बात करें तो ये किस लिए लाया गया था? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, तो हमने पीछे देखा था सीवीसी, वो भी करप्शन से रिलेटेड था और ये भी करप्शन से ही रिलेटेड है। ये जो है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, लोकायुक्त मेनली स्टेट्स के लिए है, लोकपाल ये पूरी इंडिया के लिए है। तो ये एक्सटेंड टू द होल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए पूरे इंडिया में इसका क्षेत्राधिकार है। ठीक है, और शैल अप्लाई टू द पब्लिक सर्वेंट्स इन एंड आउटसाइड इंडिया। अगर देश के अंदर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उस पर भी अप्लाई होता है और देश के बाहर है उस पर भी अप्लाई होता है। अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो लोकपाल जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो हमने यही पीछे क्वेश्चन था ना कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 9 हो सकते हैं, एक अध्यक्ष हो सकता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स। चेयरपर्सन कौन होगा? तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अभी है या फिर रह चुका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, या फिर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन है जो कि जो एलिजिबिलिटी दी गई है इस बिल में, जो इस एक्ट में दी गई है, उनको फिलफिल करता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति चेयरपर्सन बन सकता है। आगे देखें तो जो हमने देखा ना 8 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, तो वो जो 8 मेंबर्स होंगे उनमें 50% जुडिशल मेंबर्स होंगे और उनमें भी 50% ऐसे होंगे जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर माइनॉरिटीज़ और या फिर विमेन से इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हों। अब नेक्स्ट बात करें टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा। तो टर्म ऑफ ऑफिस लोकपाल के लिए, चाहे वो चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, 5 साल या फिर 70 साल की उम्र तक होगा। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक विस्तृत है लोकपाल का? तो प्राइम मिनिस्टर भी लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। फिर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ग्रुप ए बी सी डी के ऑफिसर्स हैं या फिर ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी लोकपाल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने पीछे ही देखा था ना पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो भी करप्शन के मैटर्स आते हैं उनको ये देखता है। तो ज़्यादातर ज्यूरिसडिक्शन इसका बहुत विस्तृत है, प्राइम मिनिस्टर तक भी है। नेक्स्ट अगर बात करें चेयरपर्सन और मेंबर्स, ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। अब ये सिलेक्शन कमेटी, यहाँ पर भी सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि सिलेक्ट करती है और रिकमेंड करती है कि किन लोगों को लोकपाल के अंदर शामिल किया जाए, मेंबर्स और चेयरपर्सन बनाया जाए, उन्हें ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें कौन कौन होता है? इसमें प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन होते हैं इसके, स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई या फिर उनकी जगह कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जिसे भी सीजेआई नॉमिनेट करें वो भी इसका मेंबर होता है। इसके अलावा एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है और इसे कौन सिलेक्ट करता है? तो ये जो सारे मेंबर्स हैं ना, चेयरपर्सन को मिला के सारे मेंबर्स हैं, ये जिसे भी चुनते हैं, रिकमेंड करते हैं, उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल करते हैं एज
एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स हैं जो कि सिलेक्ट करते हैं कि किसे बनाना है मेंबर, और फिर प्रेसिडेंट उन्हें ही चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसका गठन किया गया था 1953 में, 1953 में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन टू लुक इनटू द मैटर ऑफ रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, 1953। बहुत लेट की बात नहीं है। आज़ादी कब मिली थी? 47 में, है ना। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 50 में। तो उसके 3 साल बाद ही, यानी कि क्योंकि उस समय समस्या क्या थी कि स्टेट को किस तरह से रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे ऑलरेडी, और स्टेट्स की बाउंड्रीज़ फिक्स नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर आपने देखा होगा बॉम्बे काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था, महाराष्ट्र नहीं था आज का वो, है ना। बॉम्बे जो अभी महाराष्ट्र में एक छोटा सा मुंबई है, वो पहले बहुत बड़ा था, मद्रास हुआ करता था। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स थी कि वो बाउंड्रीज़ कैसे डिफ़ाइन की जाए, कैसे रीड्रॉ की जाए। तो इसी के लिए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। ये जो था, एक प्रॉब्लम और आई थी उस समय पर, क्योंकि हमारे जो हमारा भारत है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। हर एक क्षेत्र में आप जाओगे तो भाषा चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत चेंज ही है लेकिन चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे भाषा समूह ऐसे थे जो अपने लिए अलग से स्टेट की मांग कर रहे थे। तो ये जो मैटर था, इसे रिसॉल्व करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, टू रिसॉल्व द मैटर ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। इसमें कौन कौन मेंबर थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में? एच.एन. कुजरू, फजल अली और के.एम. पन्नीकर, ये 3 सदस्य थे इसमें। और इसके बाद देखिए, ये जो कमीशन था इसने रिकमेंड किया था कि भाषा के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। भाषा की जगह प्रशासनिक सुविधा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा से राज्यों की बाउंड्रीज डिफाइन की जाए। लेकिन क्या हुआ? आंध्र प्रदेश ऐसा पहला ऐसा राज्य बना। कब बना था? ईयर आप लोग बताइए। आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज़ में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। पोटी श्रीरामुलु एक नाम आपको याद रहना चाहिए जब भी आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी, क्योंकि वो इस चीज़ के पक्ष में थे कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए भाषा के आधार पर। तो उन्होंने भूख हड़ताल की, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि अभी आंध्र प्रदेश का गठन तो उन्हें करना ही पड़ेगा, भाषा को ही आधार मानकर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई इतने लंबी भूख हड़ताल के बाद, और वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये ऐसा पहला राज्य था इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म हुआ था। लेकिन इसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ कि सभी राज्यों की मांगें मान ली गई, सबको भाषा के आधार पर गठित किया गया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा से कई सारे राज्य बनाए गए। बीच बीच में ऐसा हुआ कि बीच बीच में कुछ कुछ सालों के अंतराल पर कुछ ऐसे स्टेट्स का गठन हुआ जो भाषा के आधार पर, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, उन्हें अलग किया गया था। इसके अलावा मराठी भाषी जो क्षेत्र है उसे महाराष्ट्र बनाया गया। तो ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स को भाषा के आधार पर गठित किया गया, लेकिन सारे राज्यों को नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाने लगा तो बहुत सारी अनगिनत भाषाएं हैं, है ना, बहुत सारे स्टेट्स बन जाएंगे। और अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की ही बात करें तो लास्ट स्टेट कौन सा था जो गठित हुआ? 2014 में तेलंगाना। 29वां राज्य था, लेकिन अभी वो 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष है? जोनल काउंसिल की बात कर रहे हैं। इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ये होता है होम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं जोनल काउंसिल्स की। तो ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये इस्टेब्लिश की गई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उस एक्ट का नाम क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। ये एक्ट लेकर आया गया था। कितने जोनल काउंसिल बनाए गए? 5 जोनल काउंसिल बनाए गए। कौन कौन से हैं? जितनी दिशाएं हैं चारों वो ले लीजिए, और सेंट्रल एक, ठीक है। ये हमारा भारत है, मान लीजिए यही है। तो ये जो चारों दिशाएं हैं उनको ले लीजिए, और एक सेंट्रल, ऐसे याद कर लीजिए। ये जोनल काउंसिल है हमारे 5। इसके अलावा एक 7वां, क्योंकि भारत ये है, लेकिन भारत में भारत का एक ये पार्ट भी है ना, कुछ कुछ पतंग की तरह दिखेगा अगर इसको टेढ़ा कर। अच्छा, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं बस
मजाक कर रही हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट जो साइड है उसके लिए बाद में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई, और ये कब बनाई गई, एक अलग से एक्ट लेकर आया गया, सेपरेट एक्ट इसके लिए लाया गया, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, ये जो 5 काउंसिल हैं ये बनी थी 1956 में, फिर 71 में एक और लेकर आया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, जिसके तहत एक 6 जोनल काउंसिल बनाई गई। और ये जो 6th जोनल काउंसिल है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, जो 7 सिस्टर्स हैं, और सिक्किम, ये सभी इस नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के मेंबर्स हैं। आगे अगर बात की जाए तो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं इन सभी काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं। हर एक जोन में, अब देखिए 5 जोन हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, है ना, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो हम इन 5 की बात कर रहे हैं अभी। इन 5 में क्या है, अभी यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर कुछ 3, 4, 5 स्टेट हैं, यहाँ कुछ 3, 4, 5 स्टेट हैं, तो इसी तरह से सब में कुछ कुछ स्टेट हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट की जब बात आती है, वाइस चेयरमैन की, तो इन सभी में जितने भी स्टेट्स शामिल हैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रोटेशन बेसिस पे वाइस चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। ये देखिए लिखा है, ईच होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। उसके बाद चीफ मिनिस्टर और 2 अदर मिनिस्टर्स ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर फॉर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग इन द जोन। इसके अलावा कुछ एडवाइज़र्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर ईच ऑफ द जोनल काउंसिल्स, चीफ सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स या डेवलपमेंट कमिश्नर्स नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग इन द जोन। अब ये जो जोनल काउंसिल्स बनाई गई हैं इनका उद्देश्य क्या है इनको बनाने का, तो इनका उद्देश्य है टू प्रोमेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर। तो ये सारी काउंसिल्स, अब देखिए चेयरपर्सन कौन है इनका, होम मिनिस्टर है ना, तो सेंटर से रिलेशन बनाने का एक तरीका मिल गया। अब जो उस जोनल काउंसिल में एक जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जोनल काउंसिल है उसमें कुछ राज्य हैं, तो वो सभी राज्यों के सीएम रोटेशन बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे, और साथ में बाकी सदस्य भी हैं, बाकी जो राज्य हैं उनके सीएम भी उसके मेंबर्स हैं। तो इन स्टेट्स का आपस में भी कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और जो भी उस एरिया में, उस जोनल काउंसिल में जो भी यूनियन टेरिटरी है वो भी उसमें शामिल होगी। तो इसीलिए इन सभी के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और समय समय पर बातचीत होती रहे आपस में, है ना, ताकि राज्यों के बीच अगर कोई मान लीजिए कोई तनाव चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको वो आपस में बैठकर एक मीटिंग के ज़रिए ऑफिशियली, अनऑफिशियली, फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से उनको आपस में सुलझा लें, है ना। तो इसके लिए इसका गठन किया गया था, और ये सभी मिलकर डिस्कस करते हैं एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन वेरियस मैटर्स, और ये केवल डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी बॉडीज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ डिसाइड करेंगे तो उनको लागू करना ही है। ये एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, स्टेट्स आपस में बातचीत कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें, टाइम पर मिल सके, इसके लिए इसका गठन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों के लिए। नीति इन नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, तो नीति की बात हुई है तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं, और क्या बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन की जगह इसको स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। बेसिकली जो पीएम है वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर सुमन बेरी, सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, फुल टाइम मेंबर्स हैं श्री वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वी.के. पॉल, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसके हैं। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, और इस समय जो भी मिनिस्ट्री जिनके पास भी है वो सभी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किस वर्ष में एक स्वायत्त निकाय बन गया था, एक ऑटोनॉमस बॉडी कब बनी थी। तो ये 1992 में एक ऑटोनॉमस बॉडी बनी थी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक मार्केट रेगुलेटर है विच कंट्रोल्स द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, टू
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसी से रिलेटेड ये सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का और प्रमोट करने का काम करती है। ये काम कैसे करती है सेबी? तो इसके कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनके थ्रू ये अपना काम करती है। और ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं इसमें कौन कौन होता है? एक चेयरमैन होता है और सेवरल अदर फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो होता है ये नॉमिनेट किया जाता है बाय यूनियन गवर्नमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको जो पावर्स मिलती हैं, जो अथॉरिटी इसको मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो एक एक्ट है कैपिटल इश्यूज़ कंट्रोल एक्ट 1947 का, इसके थ्रू, और 1988 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। इनिशियली ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी पावर, लेकिन 1992 में इसे एक एक्ट के ज़रिए स्टैट्यूटरी पावर दी गई। और इसीलिए यही क्वेश्चन पूछा गया है ना पीछे कि इसे ऑटोनोमस बॉडी कब बनाया गया था। तो पहले ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी, पहले कैपिटल इश्यूज़ कंट्रोल एक्ट 1947 इसके थ्रू इसका गठन किया गया था। बाद में 1992 में इसे ऑटोनोमस पावर दी गई, ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है? टेन्योर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ही बात है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये है, कोई फिक्स नहीं है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए या फिर अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो लिमिट दी गई है 65 ईयर्स, पर कितने साल तक कोई रहेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो नहीं बताया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, जितना भी वो निर्धारित करें उतना ही होगा। ठीक है, अब कमिश्नर की बात हुई है तो कमीशन की भी बात कर लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में इसका गठन हुआ था। आरटीआई आप देखते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, उसी के समय पर इसका गठन किया गया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, और 2019 में इसे अमेंड किया गया है। इसके जो मेंबर्स होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, इन्हें रीअपॉइंट नहीं, मतलब रीअपॉइंटमेंट के हकदार नहीं होते हैं, रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। और ये क्यों किया गया है? ताकि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें ना हो और एक जो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी इस तरह की चीज़ें बनी रहें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं इन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो सेक्शन 12 में कहा है आरटीआई एक्ट 2005 के कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, और कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं CIC, और इसके अलावा अ नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। तो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 तक हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिनको हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों और वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी का पार्ट 2 पहले कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।